हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 के अंतर्गत लेसन 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार के साधन, इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको लेसन की या टॉपिक की अच्छी समझ चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है और उनमें आए हुए सभी जितने भी टॉपिक हैं, जितने शीर्षक हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना है। तभी आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी और आप उनके आंसर को, जो क्वेश्चन दिए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन का नाम है परिवहन एवं संचार। और ये क्या है, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी जानकारी पहले से भी है। जैसे कि परिवहन क्या होता है, आने जाने के साधन। एक सिंपल सी भाषा में कह दे तो आने जाने के जो साधन हैं वे सब परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और संचार क्या है, संदेश को पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं हमारे, वे सब संचार में आते हैं। लेकिन हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से जो स्टडी करनी है उनको अच्छे तरीके से हमें समझना है और बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इस लेसन को समझाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। परिवहन एवं संचार। प्राकृतिक साधनों, संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। यानी जो परिवहन है वो क्या करता है, इन सभी चीज़ों को जोड़ने का एक माध्यम है। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। ये उत्पादन और विनिमय की जो प्रणाली है, कह रहे हैं, बहुत ही टिपिकल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमने इंडस्ट्री में कोई ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया जिसके लिए परिवहन के साधन वहाँ पर आसानी से अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, उस वस्तु का जो आने मार्केट में ले जाने की जो क्षमता है, जो कस्टमर तक ले जाने के लिए जितनी डिमांड नहीं पहुँच पाती, तो उसका प्रोडक्शन और उसकी जो लागत है वो भी प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी दशा में इंडस्ट्री आगे सक्सेस नहीं हो पाती। तो परिवहन के साधन एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं वस्तुओं के उत्पादन और उनकी मार्केटिंग करने में। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार, व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। बच्चों, प्राचीन काल में क्या था, परिवहन के साधन और संचार के साधन दोनों को लगभग एक में ही मान लिया जाता था। कोई अलग से इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। परंतु वर्तमान समय में क्या है कि ये दोनों कौन से, परिवहन और संचार, इन दोनों ने अपना अलग अलग क्षेत्र बना लिया है। दोनों अपनी जगह पर बहुत ही सक्सेस हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग इन दोनों ही शब्दों को, परिवहन और संचार को। इनके अंतर्गत हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। परिवहन, जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है, परिवहन के कई प्रकार हैं। जैसे सड़क परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन है। तो इसके अंतर्गत किसकी क्या भूमिका है और क्या महत्व है, इसके बारे में देखते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा शब्दों में है ये। परिवहन किसे कहते हैं, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। और इसी में दूसरा शब्द, इसको भी समझते हुए हम लोग चलेंगे, संचार। संचार क्या है, संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। लेकिन ये सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ी सूचना है
और ये हमारे पास 2 दिन से हमारे पास ही है, लेकिन इस सूचना को इधर उधर इम्पोर्टेंट जहाँ चाहिए वहाँ पर पहुँचाने के हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हमारे पास जो सूचना प्राप्त इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सूचनाओं को आदान प्रदान करने के जो साधन हैं ये सभी संचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, सूचनाओं संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी समय लगता था, किंतु वर्तमान में संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया है और समय भी कम लगता है। सैटेलाइट और टेलीविज़न ये इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए वो आगे टॉपिक है। अब हम अपने देखते हैं परिवहन जो दिया गया है, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमन आगमन स्थल, जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं। स्थलीय परिवहन में सड़कें हैं और रेल मार्ग हैं, जबकि नौ परिवहन, जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य 2 प्रकार हैं। ये परिवहन के प्रकार बताए गए हैं। और इसमें देखिए एक नया है पाइपलाइन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। हमने मुख्य रूप से सुना है सड़क परिवहन के अंतर्गत क्या है, रेल मार्ग ये हैं, और नौ परिवहन, जल परिवहन और ये वायु परिवहन। ये मुख्य रूप से 3 है, सड़कें, जल मार्ग और ये वायु मार्ग। लेकिन इसके अलावा एक और भी है, पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन करना, जो वस्तुएं जो हैं जिनका दुर्गम स्थानों पर नहीं गमनागमन हो सकता है, उन पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। इनके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त, आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्णन लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। अब परिवहन का काम देखें क्या है, मानवीय मूल्यों को भी स्थापित करना है, ठीक है। और इसके अलावा परिवहन जाल किसे कहते हैं, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। फिर से देखिए, अनेक स्थान, मान लीजिए कई स्थान है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन स्थानों को जोड़ने के लिए जो एक जिस प्रारूप का हम निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परिवहन जाल। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें परिवहन की विधाएं या परिवहन के प्रकार भी एक ही शब्द है, कह सकते हैं इसको। तो परिवहन की मुख्य रूप से जो विधाएं हैं वे हैं स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु और ये पाइपलाइन। ये इतने प्रकार हैं परिवहन के। इसके अंतर्गत अंतर प्रादेशिक और अंतराप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है, और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। ये ऊपर जितने भी परिवहन के प्रकार बताए गए हैं उनमें सड़क परिवहन ये जो है ये सस्ता और तीव्रगामी भी है और कम दूरी में घर की सेवाएं प्रदान करता है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली, हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्ग द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। तात्पर्य यह है कि उच्च मूल्य जिनका मूल्य अधिक होता है और वस्तुएं हल्की होती हैं और शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, ऐसे के लिए इन वस्तुओं के लिए वायु मार्ग जो परिवहन होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी ही नष्ट होने वाली होती हैं, खराब होने वाली होती हैं, तो इन वस्तुओं के लिए वायु परिवहन सबसे अच्छा होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। आगे देखते हैं सड़क परिवहन।
पहले सड़क परिवहन के अंतर्गत हम आते हैं। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचरण स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। तो प्रारंभिक काल में जो सड़क परिवहन भी इतनी विकसित नहीं थी, मनुष्य स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। और देखिए इसमें दिया गया पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति आई। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद यह क्रांति आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तीव्रतम प्रकार बन गए। तो ये रेल मार्गों के बारे में दिया हुआ है। इसके आगे चलते हैं। सड़क परिवहन के अंतर्गत देखिए जो विधाएं हैं, मुख्य रूप से सड़क परिवहन के अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बनाने के लिए जो लागत है वो अन्य परिवहन की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, जबकि अगर देखा जाए तो जल यातायात इससे भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आइए देखें। सड़कें, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं। देखिए कच्ची सड़कें जो हैं वो बनाना उनको आसान होता है, लेकिन सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग के योग्य नहीं होती। मान लीजिए बारिश हो गई तो ऐसे में कच्ची सड़कों पर आवागमन जो है वह आसान नहीं होता है। दिया भी गया देखो। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। ऐसी परिस्थिति में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाती। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, जो पूरे कंप्लीट डेवलप कंट्री हैं और सेमी डेवलप कंट्री है, इन दोनों ही देशों की जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, इनकी क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। आप इंडिया में देख रहे हैं जो सड़कें हैं उनकी हालत क्या है, और जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, इनकी जो सड़कें हैं आप देखते हैं बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचरण के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। इसके अलावा भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। विश्व की कुल मोटर चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये सड़कों के बारे में दिया गया पूरा। अब आइए देखते हैं महामार्ग किसे कहते हैं। महामार्ग देखिए, एक है मार्ग, मार्ग के आगे लगा दिया गया है ये महा। जहाँ महा का शब्द जुड़ जाता है वहाँ का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो महामार्ग का तात्पर्य यह है, महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। देखिए बच्चों, कुछ आपने नाम सुना होगा हाईवे। हाईवे क्या होती हैं, बहुत इनकी चौड़ाई भी अधिक होती है और बीच में कोई बाधा नहीं होती। ऐसी जो बड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं ये महामार्ग के अंतर्गत आती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का
आवागमन हो सके, अबाधित, बीच में कोई भी किसी प्रकार का बैरियर, किसी प्रकार का जो बाधा है इन सड़कों पर नहीं होता है। आपको लंबी दूरी की यात्राएं जो है इन सड़कों के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों, दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। इन महामार्गों या जो चौड़ी सड़कें, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 80 मीटर होती है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये हाईवे का चित्र दिया गया है। इस तरह से आप जानते हैं, आप परिचित हो गए होंगे इन सड़कों से, महामार्गों से। अमेरिका में महामार्ग का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित है नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तरी कनाडा में के दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कैनेडियन पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। और अलास्का राजमार्ग कनाडा के कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकरॉन से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये सड़कों का एक विशाल जाल है जो कि हर प्रकार से विकास में सहायक है। अब देखते हैं यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी क्या है? मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि रेल मार्ग हैं। तो इसकी विशालता के कारण रेल मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण है रूस में। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए ये शांसो या वियतनाम सीमा के समीप है। शंघाई मध्य चीन, ग्वांगझो दक्षिण में, बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत के में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये बहुत बड़ा देखिए महामार्ग है और इसका जो नंबर है वो है 7 और यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ये क्वेश्चन जीके में भी या फिर एग्ज़ाम में भी आपके आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क मार्ग कौन सा है, तो आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। और वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसके अलावा देखिए निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये जितने हैं, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो इसका आंसर है यहाँ पर ये। आगे देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जियर्स को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो कैप्टाइन से जुड़ा हुआ, ये देखिए दिया गया है यहाँ पर, वियना में ट्यूब रेल चित्र के माध्यम से। सीमावर्ती सड़कें, जो सीमा का तात्पर्य क्या है देख लीजिए। माना ये है, यहाँ पर हमारे यहाँ सीमावर्ती सड़कों के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है।
सीमावर्ती सड़क का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा है, उन सीमा रेखाओं के सहारे जो सड़कों का निर्माण होता है, जो सड़कें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राय सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। मान लीजिए दो देश हैं इधर, ठीक है ना, और इनके मध्य में ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन के लगते हुए इधर ये जो पास में इधर से सड़क गई है, फिर इसके बीच में इधर सड़क गई है बीच में, तो ये क्या कहलाएगी? हमारे यहाँ सीमावर्ती सड़क। ठीक है, अब आइए देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग तो सभी परिचित है, सड़क मार्ग से भी सब परिचित हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तथा स्थूल वस्तुओं यात्रियों के स्थल परिवहन की सुविधा है। रेल मार्ग भी कैसा परिवहन है? स्थल परिवहन है। रेल लाइनों को चौड़ाई गेज में नापी जाती है। और देखिए मुख्य रूप से कितने प्रकार की लाइनें होती हैं? इनमें 3 प्रकार की हैं। बड़ी, सामान्यतः देखिए बड़ी, और इसकी कितनी है चौड़ाई? 1.5 मीटर से अधिक। दूसरी है मानक, इसकी चौड़ाई है 1.44 मीटर और मीटर लाइन होती है इसकी, यह है 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। मानक लाइन क्या है? देखिए इसकी है चौड़ाई 1 ये दिया गया है 44 मीटर और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रिटेन में। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। लोकल ट्रेन जिनको आप कहते हैं, ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। ये देखिए, ये रेल परिवहन लोकल ट्रेन से सभी परिचित हैं, उसी का हल्का सा चित्र दिखाया गया है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में क्या है? पूरे संसार का सबसे सघन यानी सबसे अधिक रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्ग हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं आपको कौन कौन से हैं, और ये अक्सर पूछे जाते हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन से रेल मार्ग हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? देखिए ये अक्सर क्वेश्चन आता है इसका कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं। पार महाद्वीप का मतलब है ट्रांस महाद्वीप, जो एक द्वीप को दूसरे एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़े या एक देश को दूसरे देश से जोड़े। पार महाद्वीप बहुत लंबे रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अलावा अब जो मुख्य हैं आपके लेसन में दिए गए हैं, पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पार साइबेरियन या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है। इस पर या तो टिप्पणी आती है, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम उसमें आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें। देखिए इसका परिचय दिया गया है। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक, मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चीता, खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। और इसका चित्र भी दिखाएगा, भी आपको दिखाते हैं। ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबाई इसकी कितनी है? 9,322 किलोमीटर। दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है।
कौन सा? ट्रांस साइबेरियन भी कहते हैं, पार महाद्वीपीय। इसने अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओबे येनेसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र, चीता एक स्टेशन का नाम है, बीच में कहीं आप वैसा चीता ना समझ ले एनिमल। चीता एक स्टेशन है। महत्वपूर्ण कृषि केंद्र इर्कुटस्क पर एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडिशा यूक्रेन में, कैस्पियन सागर तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलान बटोर जो मंगोलिया में है, और रोनयांग जो मकदेन चीन में बीजिंग की ओर है। तो देखिए ये था इसका परिचय, और इसका भी चित्र आपको दिखाते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में, जो इसका चित्र है। और पूछा भी जाता है किसी भी तरह से कि इसके 2 स्टेशन बताइए या इसकी लंबाई कितनी है, जो भी है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना, से शुरू होता हुआ बीच के ये देखिए स्टेशन है, मॉस्को है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बीच के सब ओमस्क टोमस्क सभी स्टेशन बीच में हैं। और अंतिम स्टेशन इसका कौन सा है? ये है व्लादिवोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक कहाँ है? एशिया में है, और इधर जो है यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग है। तो इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए या बीच के 2 स्टेशन बताइए, मैप बनाकर किसी भी तरह से। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो रेल मार्ग है वह है पार कैनेडियन या पैसिफिक रेल मार्ग। क्या है? नहीं सॉरी, कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग और नीचे देखते हैं। ये बच्चों जो रेल मार्ग है दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनीपेग कैलगरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1888 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। देखिए इसमें भी स्टेशन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी आपको चित्र में दिखाते हैं आगे। और इसमें इसका जो उद्देश्य था क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश के गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश को जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया था। इस प्रकार इन प्रदेशों में प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनीपेग से थंडर खाड़ी या सुपीरियर झील भी कहते हैं तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। आर्थिक धमनी का तात्पर्य इसका बहुत ही ज़्यादा कनाडा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है, अभी ये तो है ट्रांस साइबेरियन का, और ये है कैनेडियन रेल मार्ग जो है, इसके बारे में देखिए। जो पहला स्टेशन है वैंकूवर से लेकर के, और ये विनीपेग, हैलिफैक्स दिया गया है, और बीच के सारे स्टेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका निर्माण कब हुआ है, इसकी क्या महत्ता है, क्या उद्देश्य है, इस प्रकार से आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से देख के याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। जल परिवहन पर चलते हैं। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। आपने देखा रेल मार्ग का निर्माण करना पड़ता है, सड़क मार्ग का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन जल परिवहन एक ऐसा परिवहन का साधन है जिसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। भाई क्यों करें? क्योंकि महासागर जल में कोई रास्ता थोड़ा बना सकता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें विभिन्न आकार के जहाज जा सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधा या बंदरगाह की सुविधा भी कहते हैं प्रदान करने की है। ये परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है,
क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षा कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। इसमें दो मार्ग, समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, ये तो जल मार्ग की जो सुविधाएं हैं बहुत ही आसान सुविधाएं हैं, कम लागत में, और इनका कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। ये देखिए समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग क्या है? महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती है। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत राडार, बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतक कोष्ठक, यानी जो आप उसको कह लेते हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जिन्हें कहते हैं, टैंकरों, और इसके अलावा विशेषज्ञ जहाज़ों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बनाया है। जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं उनमें देखिए, पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विश्व के दो प्रदेशों, कौन कौन से प्रदेश इसमें दिए गए हैं? पहला है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। ठीक है, इधर है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और इस साइड में कौन सा है? पश्चिमी यूरोप। इन दोनों को मिलाने का काम या आना जाने के साधन है या व्यापारिक मार्ग जो भी हैं वे कौन सा मार्ग करता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है ना। तो विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। इसका भी आप ध्यान से पढ़ना है। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। इसे दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की सुविधाएं अच्छी हैं। पत्तन का तात्पर्य क्या होता है? जहाँ पानी के जहाज आते हैं, रुकते हैं और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। उनका पृष्ठ प्रदेश बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से जहाँ सुविधाएं हैं वे पत्तन और वहाँ पर आने वाले जहाज़ों की सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो उनका विकास भी अच्छा होगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस प्रकार के महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी आई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा मार्ग है? देखिए, यह है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। उसके बाद है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। यह किसे कहते हैं? इसके बारे में देखते हैं। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले, सुएज नहर आपको पता है कहाँ है? सुएज नहर है अफ्रीका के मिस्र देश में। ठीक है, तो उसके निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। सुएज नहर के मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरा और ये तांबा, टिन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हुई है। किसके कारण? उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग के कारण। ठीक है, और ये देखिए, ये समुद्री मार्ग है। ये इधर देखिए अफ्रीका में ये सुएज नहर इस साइड में है अफ्रीका में। यहाँ पर यह सुएज नहर का निर्माण है और ये समुद्री मार्ग देखिए दिए गए हैं।
डरबन है, केप टाउन है, इधर से ये न्यूयॉर्क का मार्ग दिखाया गया है, फिर इधर है लंदन। इस तरह से पूरा विश्व जो है समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। इधर ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, फ्रीमेंटल, मेलबर्न, और इधर ये पूर्वी एशिया में शंघाई और हांगकांग, जापान का योकोहामा, ये सभी। और इधर पश्चिमी अमेरिका में ये वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस, जो मेन मुख्य पत्तन है वे सभी समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक में क्या है देखिए, चलिए आइए। इसके अलावा दक्षिण अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देश को दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, प्लाटा, जॉर्डनमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरो और केप टाउन, रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में के बीच, और केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के पास देखिए के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम हुआ है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद के साधन है। अब आइए देखते हैं इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसे छोड़ते हैं, सुएज़ नहर। सुएज़ नहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों, तो इसका भी परिचय आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए सुएज़ नहर है, थोड़ा सा, हाँ अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सुएज़ नहर। इसका निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज़। आप ध्यान देना, दोनों इसका जो पत्तन है उत्तर में कौन सा है? पोर्ट सईद है, और दक्षिण में है पोर्ट सुएज़। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सुएज़ नहर के दोनों जो बंदरगाह हैं उनके नाम बताइए या फिर चित्र बनाकर दोनों को अंकित कीजिए। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं दोनों कि मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुएज़ नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं? तो आंसर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ते हैं। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीप की तुलना में घटाता है। यह जलबंधकों से रहे समुद्री सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और गहरी कितनी है? 11 से 15 मीटर। इसमें प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10-12 घंटे का समय लगता है। देखिए ये चित्र दिया गया है, और इस चित्र में ऊपर ये देखिए ये भूमध्य सागर है, और जैसा कि बताया गया है भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। तो इसमें ये पोर्ट सईद उत्तरी बंदरगाह है। ये देखिए चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको देखने में बहुत आसानी हो रही होगी। ये है पोर्ट सईद उत्तर का बंदरगाह, और ऊपर ये देखिए भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। ये देखिए इस तरह से, और ये कहाँ है? ये है अफ्रीका में। इस तरह से आपको उसको समझने में भी बहुत आसानी हो रही होगी, ठीक है ना। तो सुएज़ नहर का आपने ये परिचय देखा। इसके बाद आता है पनामा नहर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पनामा नहर के बारे में ये भी टिप्पणी में आता है या क्वेश्चन में करके आता है कि पनामा नहर पर टिप्पणी लिखे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में किन दो इसके बारे में इसकी महत्ता बताइए, और पूरा परिचय पूछा जा सकता है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किन दो महासागरों को जोड़ती है? नंबर 1 तो है अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एक तो पॉइंट ये होगा। इसका निर्माण पनामा जलडमरू के मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया। यह लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर
गहरी है। ठीक है, इस नहर में कुल 6 जल प्रबंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह को पार करते हैं। ये देखिए, ये है पनामा नहर और ऊपरी बंदरगाह है कोलन, और अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर देखिए, और ये देखिए बीच में पूरा चित्र बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कोलन और पनामा 2 स्थलों को जोड़ते हैं। इस प्रकार से ये था पनामा नहर का परिचय। इसके बाद जो अगला है वोल्गा है, मिसिसिपी जलमार्ग है, वायु परिवहन पर अब हम आते हैं। वायु परिवहन में जो सबसे जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनके उपयोग के लिए कम समय में अधिक दूरी तय करने के लिए किया जाता है। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह एक अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाज़ों, ये देखिए चित्र के द्वारा दिखाया गया है परिवहन का साधन जो वायु परिवहन है, भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। मान लीजिए कोई कहीं पर बाढ़ आ गई है या फिर कोई ऐसा बीहड़ एरिया है, वहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा जाना आसान नहीं है, तो वायु मार्ग ही सबसे अच्छा और सबसे सुगम साधन होता है वहाँ जाने के लिए। देखिए, वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली। विषम भूभाग जो मरुस्थलीय भाग हैं, जो विषम भूदृश्य के भाग हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में वायु मार्ग से जाना बहुत ही आसान है। गम्यता में वृद्धि हुई है और वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन, एवलांच एवं भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी है। मान लीजिए कहीं पर ऐसा ना हो बहुत अच्छा है, फिर भी अगर युद्ध कहीं आशंका हो, कहीं युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे में जो अटैक करना है वो स्थल की अपेक्षा वायु मार्ग से बहुत ही आसान होता है और सटीक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। ये देखिए, वायु मार्ग का मैंने पहले भी दिखाया। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित और स्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रख रखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण, अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है, वहीं पर यह विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों महीनों के स्थान पर वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, ऐसी यात्राएं जहां पर बहुत अधिक समय लगता है और ज़्यादा दिन लगते हैं, तो उनको कम करने के लिए कम समय में कम दूरी की यात्रा किसके माध्यम से कर सकते हैं? वायुयान के माध्यम से। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइन अमेरिका में हैं। विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3.5 घंटों में तय कर लेता है। अब इसके बाद देखिए पाइपलाइन, ये एक बिल्कुल इनोवेटिव है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। पाइपलाइन परिवहन का साधन, इसमें क्या है? जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों के अबाधित और परिवहन के लिए
पाइप लाइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो पाइप लाइनों के माध्यम से जो हमारी जो जितने भी तरल चीज़ें हैं उनके परिवहन के लिए हमें पाइप लाइनों के माध्यम से ही इनका प्रयोग किया जाता है। पाइप लाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं। विश्व के अन्य भागों में रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति पाइप लाइनों के द्वारा की जाती है। इनका प्रयोग तरलीकृत लोहे कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। देखिए कितनी डेवलप टेक्निक हो गई है। तो इसके माध्यम से जो एक बार सप्लाई कर दी गई तो उसमें अबाधित रूप से कंटिन्यू वो सेवा चलती रहती है, कोई बाधा इसमें नहीं आती जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइप लाइनों का सघन जाल बिछा दिया गया है। जहां पर उत्पादक है, इसका प्रोडक्शन होता है, और उपभोग कस्टमर तक के बीच जो ये तेल है उसको पाइप लाइनों के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। बिग इंच ऐसी ही प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल की कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। इसके आगे देखिए, यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए ये इस जो मैप में प्रमुख पत्तन दिए गए हैं, प्रमुख पत्तन महाद्वीप वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कई बार देख करके आसानी से समझ सकते हैं कौन कौन से पत्तन हैं। देखिए ये है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है लीना है, बगोटा है और रियो de जेनेरो है। इस तरह से पूरे आप वर्ल्ड के मैप को कई बार अच्छी तरीके से देख करके और इनकी लोकेशन को समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। संचार, ठीक है। अब ये देखिए इस चित्र के माध्यम से इसमें दिखाया गया है पाइपलाइनें। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है पाइपलाइन। पाइपलाइन ऐसे स्थानों के लिए बहुत ही सुगम है जहां पर जाना मुश्किल होता है, तो ये पाइपलाइनों के माध्यम से सप्लाई करना बहुत आसान है। अब चलते हैं संचार। संचार को जिनको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया था कि संदेश को पहुंचाने के जो माध्यम है, जो संदेश जिनके द्वारा भेजा जाता है वो प्रकार किसी भी का हो सकता है। तो लंबी दूरियों के संचार है तो मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। सेल फोन तो सभी ऐसा कोई नहीं इसके पास शायद ना हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संचार का साधन बन गया है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेधन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों का समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और त्रुटिहीन संप्रेषण, यानी बिना किसी गलती के जो सूचनाओं को भेजना है, संभव हो सका है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट का नाम दिया गया। आज तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इंटरनेट से परिचित हो, तो ये भी संचार का बहुत ही के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता है। उपग्रह संचार, उपग्रह संचार ये इसके बारे में दिया गया है। आज इंटरनेट पृथ्वी का पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। बच्चों, आप कहीं पर आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और जो भी आपको बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब उपग्रहों की ही क्रांति है और उन्हीं के द्वारा ये सब संभव हो सका है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से
प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फ़ोन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं या फिर टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रम को देखते हैं। ये सब किसकी वजह से हो? उपग्रह सेवा की वजह से। 1970 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी शोध किया गया, तब उपग्रह के माध्यम से संचार और तकनीकी क्षेत्र में नवीन युग का आरंभ किया गया था। इसके बाद उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ था। ये देखिए उपग्रह के विकास की कहानी है। 18 जून 1981 को एप्पल का प्रेक्षण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। आप देखते हैं कि न्यूज़ के साथ साथ मौसम की भी जानकारी दी जाती है, तो वह किसका परिणाम है? उपग्रह सेवाओं का ही परिणाम है। और मौसम के प्रेडिक्शन कर दिया जाता है कि आगामी मौसम के बारे में आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे में जो सूचना आपको भविष्यवाणी की जाती है, वह किसके माध्यम से? इन उपग्रह संचार के माध्यम से ही। अब आइए देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसके बारे से परिचित भी हैं। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरकृत स्पेस का संसार है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, जिसको आप कहते हैं www. जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले शारीरिक संचरण के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर नेट ना हो तो समझिए कि मोबाइल हमारा कुछ भी नहीं है। नेट से ही सारे काम संभव हो, सभी सूचनाएं हमें नेट के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर मोबाइल में एक दिन का भी डेटा ख़त्म हो जाता है तो ऐसे लगता है हमारा सब कुछ चला गया। तो नेट की इतनी वैल्यू हमारे लाइफ में है, इतना हम नेट से जुड़ गए हैं, है ना। तो साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। तो ये था पूरा नेट के बारे में। इसके अलावा जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन आंसर है, वो बच्चों आपको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो ये मैंने पूरे लेसन को आपको बहुत डीपली, बहुत ही विस्तार से समझा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जानकारी इसके बारे में। और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लेसन अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया है तो नोट्स बनाने में और क्वेश्चन आंसर को हल करने में आपको बहुत सुविधा रहेगी, क्योंकि नोट्स आप तभी बना सकते हैं जब आपने लेसन को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो मैं अगला वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर का बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखें। ओके।